क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में मैंने बताया था कि जब हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है, तो उन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स की हेल्प से हम उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और उनके डिफरेंस को कैलकुलेट करके एक्स एंड वाई की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। यस अक्षत, आई नो दैट। 7 o'clock तुमने दिया था, 7 o'clock तुमने स्टार्ट किया था, 8 o'clock तुम्हें सबमिट करना था, 8:10 तक आई थिंक तुम्हें अपलोड करनी थी पीडीएफ। ओके, दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो डजंट मैटर तुमने 7 to 8 दिया या फिर 5 to 6 दिया टेस्ट, आपको पीडीएफ या अपने जो सॉल्यूशंस है उन्हें सबमिट कराने के लिए 10 मिनट्स ही मिलेंगे। तो विद इन 10 मिनट्स अगर तुमने नहीं किया तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज लेट। चलो, तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उसका सॉल्यूशन मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्रीवियस क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। क्वेश्चन भी वैसे ही ऑब्वियसली, क्वेश्चन में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे जहां पर मेंशन्ड होगा। नहीं, साइंस की पीडीएफ अपलोड नहीं करनी है दीप, बिकॉज दे आर ओनली एमसीक्यूज एंड सर ने मुझे तो ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन दिए नहीं है कि आपको अपलोड करनी है, क्योंकि साइंस में ऑब्वियसली अगर आपको आंसर पता है तो आप उसी को क्लिक करोगे, उसका कैलकुलेशन तो कुछ नहीं होगी, न्यूमेरिकल्स नहीं है ना। सो जस्ट एमसीक्यूज हैं, यू विल क्लिक देम एंड डन। फाइन, 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले तो क्वेश्चन में यही बोला हुआ है, पूछा है कि हमें सॉरी क्या बोल रहे हो बच्चे? हाँ, यस ठीक है। हाँ, साइंस का टेस्ट 7 o'clock है। हाँ, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पहले चेक करो कि ये जो इक्वेशंस दी हुई हैं इनके सॉल्यूशंस कैसे हैं, whether they are unique solutions, they have unique solutions, the equations have infinitely many solutions or no solutions। आपको पता है कि हम सॉल्व तभी करते हैं जब यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं। बाकी दो कंडीशंस में इफ नो सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली हम सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्यूशन ही नहीं है तो कैलकुलेट क्या करेंगे। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में भी हम सॉल्व नहीं करते हैं, बिकॉज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है तो देयर आर सो मेनी वैल्यूज, हम किस किस को फाइंड आउट करेंगे। सो ओनली यूनिक सॉल्यूशन वाले केस में ही हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन में लिखा भी है कि इफ दे हैव यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है कि मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर रहे हैं, देन वी हैव टू यूज दैट मेथड, अदरवाइज हम किसी और मेथड से भी कर सकते थे। सो फर्स्ट हमारी इक्वेशंस दी हुई है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले चेक करना है यदि हमें कि इनके कैसे सॉल्यूशंस होंगे, तो आपको याद होगा वी विल कंपेयर रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स। मींस इसको पहले हम कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 से, जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ये ऑलरेडी है इस फॉर्म में, a1x प्लस b1y प्लस cx, एंड दिस वन विल बी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों फॉर्म से जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो वी गेट a1 ओवर a2, a1 1 है और a2 3 है, 1 ओवर 3, b1 ओवर b2, b1 माइनस 3 है एंड b2 माइनस 9 है, एंड c1 ओवर c2, c1 माइनस 3 है कांस्टेंट टर्म एंड c2 माइनस 2 है। तो इनको रिड्यूस करके आंसर देखो, a1 ओवर a2 1 ओवर 3 है, b1 ओवर b2 1 ओवर 3 है एंड c1 ओवर c2 3 ओवर 2 है। मींस a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 के इक्वल है, बट c1 ओवर c2 के इक्वल नहीं है। ऐसी कंडीशन में कैसे सॉल्यूशंस होते हैं, कोई बताएगा? What kind of solution this pair has? No, not, I'm not asking about lines, I'm asking about solutions. पूरा लिखो, I will not consider your answer. No solution, okay. Akshay Jain, parallel line is correct answer, but
पैरेलल लाइन तब आप लिखोगे जब बोलेंगे कि नहीं इनफाइनाइट नहीं है करना। इनफाइनाइट तब होते हैं जब तीनों इक्वल होते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस तब होंगे जब तीनों रेशियोज इक्वल होंगे। एंड अक्षर आप लिखोगे नो सॉल्यूशंस, क्योंकि उसने सॉल्यूशंस पूछे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं पूछा है कि ग्राफ पर इसकी लाइंस कैसी होंगी। फाइन, सो नो सॉल्यूशंस होंगे बिकॉज ये कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करती है, नो सॉल्यूशंस को। सो इसमें जब नो सॉल्यूशंस है तो हम इसको सॉल्व तो करेंगे ही नहीं। Hence, given pair of linear equations has no solution. That's it. यहीं पर end हो जाएगा. We don't need to solve it further. ये ध्यान रखनी चाहिए आपको, ध्यान रखनी है, एक्चुअली चाहिए नहीं, रखनी ही है जो conditions हैं. When starting के two ratios are equal but last ratio is not equal, then it has no solution. The equations are कैसी बताओगे? कैसी इक्वेशंस होती हैं ऐसी, ये वाली? Inconsistent, exactly. Yes, correct. Inconsistent होंगी बिकॉज इनके सॉल्यूशंस नहीं है। एंड ये ग्राफ पर कैसे लाइंस ड्रॉ करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगी पैरेलल लाइंस। सो यहाँ पर हमें सिर्फ सॉल्यूशंस बताने थे, नो सॉल्यूशंस है। जब उसने बोला था यूनिक सॉल्यूशन होंगे, देन वी विल हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशन है तो हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट नहीं करेंगे। दैट्स इट। नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमें 2x plus y minus 5 equals to 0, 3x plus 2y minus 8 equals to 0 कंपेयर करते हैं इसको भी। अगेन कंपेयरिंग equations with a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0। हमें मिला a1 over a2 2 over 3, b1 over b2 1 over 2 and c1 over c2 minus 5 over minus 8 means 5 over 8। आप रिड्यूस करना चाहो मतलब साइंस कैंसिल आउट करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो मत भी करो, चाहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा खास, क्योंकि ये रिड्यूस नहीं हो रहा है। सो क्लियरली यहाँ पर a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 के इक्वल नहीं है। दैट मींस इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। व्हेन a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 ओवर b2, उसमें c1 ओवर c2 को हम देखते ही नहीं है, तो ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं एंड इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। नाउ यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर चलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहले हम b1 ओवर b2 से स्टार्ट करते हैं, याद होगा b1 ओवर b2 then c1 ओवर c2 then a1 ओवर a2 and then again b1 ओवर b2 एंड हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई up to down, down to up, yes BCAB। so सबसे पहले b1 जो हमारा x y1 y का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में, b1 के मल्टीप्लाई c2 से, देन b2 की मल्टीप्लाई c1 से, और इन दोनों का डिफरेंस मींस b1 into c2 माइनस b2 into c1। इसको हम रखेंगे किसके डिनोमिनेटर में, x के डिनोमिनेटर में। मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसमें x न्यूमरेटर होगा और ये जो वैल्यू आएगी वो डिनोमिनेटर होगा। देन इसको पुट किया x के नीचे b1 ओवर b1 into c2 माइनस किया किसको, b2 into c1 को। देन वी हैव c1 into a2 एंड a2 into c2 into a1। ये हमारा आएगा y के नीचे c1 into a2 and c2 into a1। याद रखना ऊपर से पहले नीचे वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई करनी है, वो माइनस से पहले आएगा साइन। अगर आपने शफल कर दिए पहले नीचे से ऊपर कर दिया फिर इसको, तो फिर आंसर में साइन की मिस्टेक हो जाएगी और आंसर हो जाएगा आपका गलत। नाउ लेट्स कम टू कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म यानी 1 के नीचे आएगा a1 into b2 and a2 into b1। देखो ध्यान रखना बहुत केयरफुली, अलग अलग टीचर्स अलग अलग सॉल्यूशंस कराते हैं, ये मैंने आपको बताया था। अलग अलग सबके फॉर्मेट होते हैं या फिर मेथड्स होते हैं। हो सकता है कुछ टीचर्स यहाँ y के साथ में नेगेटिव साइन लगवाएं या कुछ टीचर्स 1 के साथ में नेगेटिव साइन लगवाएं।
जब y के साथ नेगेटिव साइन होगा उस केस में ये वाली वैल्यू शफल्ड होंगी, मींस ये आगे होगा और ये पीछे होगा। फाइन, मींस c2 into a1 माइनस c1 into a2 होगा उस केस में। और अगर यहाँ पर -1 होगा 1 के प्लेस पर, तो उस केस में उनकी इक्वेशंस इस फॉर्म में नहीं होंगी। उनकी इक्वेशंस किस फॉर्म में होंगी? एक्स एंड वाई लेफ्ट हैंड साइड में एंड कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड। तो आप एक ही मेथड पे स्टिक रहना, आप अगर इसको करना चाह रहे हो, क्योंकि मुझे ये इसलिए बेटर लगता है, इसमें कोई साइन की वो नहीं है, मिस्टेक होने के चांसेस कम है। यहाँ पर माइनस का वाई है, यहाँ पर -1 -1 आपने रखा, तो हो सकता है आप भूल भी जाओ या फिर आप मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ कर दो। बेटर है तीनों पॉजिटिव होते हैं, तीनों पॉजिटिव रखो। और तीनों पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ तब होंगे जब आपकी क्वेश्चंस इस फॉर्म में होंगे, मींस सभी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, तो सबसे पहला काम आपका होगा कि आपकी जो इक्वेशंस गिवन है, बुक में इस तरह से नहीं दी हुई इक्वेशंस, बुक में जो दी हुई थी 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8, तो मैंने सबको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लिया सो दैट मेरी इक्वेशन इस जर्नल फॉर्म को मैच करे। और जब इस जर्नल फॉर्म में हमारी इक्वेशंस होंगी, देन वी विल यूज दिस मेथड और दीज वैल्यूज सब पॉजिटिव होंगे। ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई का डिफरेंस, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई का डिफरेंस। तो इस तरह से आपका एक पैटर्न सेम ही रहेगा, आपको कुछ खास याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिवाय इसके कि ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करनी है पहले, देन नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई। ओके, सो ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन आएगा आपको सभी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे पहले, इफ यू आर यूजिंग दिस मेथड। नाउ we have all these three values, इसकी इनकी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यूजिंग इक्वेशंस। b1 की वैल्यू 1 है एंड c2 की वैल्यू -8 है, और b2 की वैल्यू 2 है एंड c1 की वैल्यू -5। y ओवर c1 की वैल्यू -5, a2 की वैल्यू 3, c2 की वैल्यू -8 एंड a1 की वैल्यू 2 एंड कांस्टेंट टर्म a1 into b2, a1 into b2 means 2 into 2, a2 into b1, a2 into b1 means 3 into 1। इनको सॉल्व किया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x तो एज इट इज -8 into 1 -8 होगा, और -2 into -5 +10 होगा, पॉजिटिव 10। तो +10 -8 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। y के नीचे -5 into 3 -15 एंड 8 2 जा 16, माइनस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव 16 -15 कितने होंगे? 1 होंगे। 16 -15 1, एंड यहाँ पर 2 2s are 4 and 3 1s are 3, that means 4 - 3 1। अब यहाँ पर we have these three equations equal to each other, तो हम किसी को भी किसी के इक्वल रख सकते हैं। हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको कांस्टेंट वाली टर्म के इक्वल रखेंगे, मींस x ओवर 2 इक्वल्स टू 1 ओवर 1 के, एंड y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसको कांस्टेंट टर्म के इक्वल रखेंगे, मींस y ओवर 1 इक्वल्स टू 1 ओवर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 2 इधर जाएगा तो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू इज 1। फाइन, किसी को कोई डाउट इसमें कुछ भी? क्लियर है सबको? प्लीज रिस्पॉन्ड। ग्रेट, फाइन। सो ये सेकंड क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट आई मीन इस क्वेश्चन का। In third part again we have an equation 3x - 5y - 20 and 6x - 10y - 40। ये बुक में क्वेश्चन था। 3x - 5y = 20, मैंने ट्रांसपोज करके -20 कर लिया
एंड 6x minus 10y equals to 40, 40 को ट्रांसपोज करके minus 40 equals to 40 था, minus 40 हो गया. Now again we will compare these equations by a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0. तो इससे हमें ये वैल्यूज मिली. Yes, mate. A1 over A2, 3 over 6, that gives us 1 over 2. B1 over B2 minus 5 over minus 10, that gives us 1 over 2. And C1 over C2 minus 20 minus 40, that gives us 1 over 2. तो तीनों ही values equal है. That means these equations have infinitely many solutions. और infinitely many solutions है तो हम इनको solve नहीं करेंगे. Fine. ऐसे क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करोगे भी, अगर इन केस यू स्टार्टेड सॉल्विंग सच इक्वेशंस, तो लास्ट में मैंने आपको एक करके भी दिखाया था, लास्ट में आपका आंसर कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाएगी जिसमें वेरिएबल्स तो हो जाएंगे डिसअपियर, बट वो स्टेटमेंट ट्रू होगी. मींस ऐसा आंसर आ सकता है 5 equals to 5, 3 equals to 3, -5 equals to -5. कुछ ऐसी स्टेटमेंट आ जाएगी जिसमें वेरिएबल तो नहीं होगा बट स्टेटमेंट ट्रू होगी. और जब स्टेटमेंट ट्रू होगी मींस अगर -5 हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करा और लास्ट में आंसर आ गया -5 equals to -5 और वेरिएबल हो गए डिसअपियर, दैट मींस कि हम x की कोई भी वैल्यू या 0 equals to 0 भी आ सकता है. तो उस केस में ये इंप्रेशन हमें पड़ता है इससे, या फिर ये पता चलता है कि हम x की कोई भी वैल्यू उसमें पुट कर ले, आंसर वो मतलब वैल्यू इन दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी ही करेगी. दैट्स व्हाई इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. x की कोई भी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी ही करेगी. आप ट्राई करके देखना कि यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू पुट करना, 0 पुट कर लिया, ठीक है, 0 पुट कर लिया तो यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करना, तो वो x और y की वैल्यूज जो आएंगी वो इसको भी करेंगी, सेटिस्फाई जरूर ही करेंगी. आप यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर लेना, उससे y की वैल्यू कैलकुलेट करना, वो x और y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करना, वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगी. तो आप जो भी इससे x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करोगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगी ही करेंगी. आप चाहे तो ट्राई करके देख सकते हो. डेसिमल की वैल्यूज रख के देखना, नेगेटिव वैल्यूज रख के देखना, फ्रैक्शन वैल्यूज रख के देखना, x की वैल्यू अपनी तरफ से रखना, y की वैल्यू कैलकुलेट करना और वो दोनों वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करना, आंसर 0 ही आएगा. That's why we call them infinitely many solutions. Okay, so ये infinitely many solutions का भी एक एग्जांपल हो गया. इसमें हम सॉल्व नहीं करेंगे ऑब्वियसली. लास्ट जो इसका पार्ट है वो आप खुद करके देखोगे. लास्ट पार्ट खुद करोगे एंड सेकंड क्वेश्चन को मार्क कर लेना. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आई थिंक जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से बोर्ड्स में इसकी फ्रीक्वेंसी शायद सबसे ज्यादा रही होगी थर्ड चैप्टर में से, इस क्वेश्चन की या इस टाइप के क्वेश्चन की. इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए आता है. और ये थोड़े लेंथी भी आ सकते हैं. यहाँ पर थोड़ा छोटा दिया हुआ है, ऐसा हो सकता है कि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी है जिसमें वैल्यूज काफी सारी थी. सो क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है. इफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. ये ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में कि यहाँ पर उन्होंने कैसे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, आप वो ही कंडीशंस अप्लाई करोगे. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस अगर गिवन है तो आप a1 over a2 equals to b1 over b2 equals to c1 over c2 का यूज करोगे. इफ नो सॉल्यूशंस अगर गिवन है यहाँ पर तो आप a1 over a2 equals to b1 over b2 is not equals to c1 over c2 का यूज करोगे. और यूनिक सॉल्यूशन का आपको पता ही है, a1 over a2 is not equals to b1 over b2. तो जो भी यहाँ पर सिचुएशन दी है आपको वही यूज करनी है और कुछ यूज नहीं करना है. सो वी हैव दीज टू इक्वेशंस जिसमें x और y हमारे वेरिएबल्स हैं, बाकी सभी वैल्यूज कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट्स हैं. ओके, यहाँ पर अगर इसको आप कंपेयर करोगे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 से, इसको 7 को हम उधर ले जाएंगे. जनरल फॉर्म में हमने पहले करा इसको, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सभी वैल्यूज को आप लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लोगे. सो
लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करके हमें वैल्यूज मिली 2x प्लस 3y, ये पॉजिटिव 7 था, नेगेटिव हो गया। इधर a माइनस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू वाई, ये पॉजिटिव था, इधर आकर नेगेटिव हुआ, b पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव हो गया। सो वी हैव जनरल फॉर्म ऑफ दीज इक्वेशंस। यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे इनको a1x प्लस b1y प्लस c1 से एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 से, तो हमें वैल्यूज मिलेंगी a1 ओवर a2, a1 2 है और a2 क्या है, a माइनस बी। x से किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, a माइनस बी, बोथ ऑफ देम, पूरा ब्रैकेट। तो b a2 की वैल्यू a माइनस बी। नाउ b1 इज 3 एंड b2 की वैल्यू a प्लस बी। c1 इज -7 और c2 यहाँ पर पूरा होगा बिकॉज इसके साथ में ना तो x है ना ही y है। आपको पता है कांस्टेंट टर्म वही होती है जिसके साथ में वो वेरिएबल्स नहीं होते जो दोनों इक्वेशंस में कॉमन है। x और y यहाँ पर हमारे वेरिएबल्स हैं और इनके साथ में x और y दोनों ही नहीं है, तो ये तीनों ही टर्म्स आपकी कांस्टेंट टर्म होंगी, मीन c2 की वैल्यू। तो c1 ओवर c2 -7 ओवर -3a minus b plus 2। Now we have three equations, three ratios, and question में दिया है कि ये infinitely many solutions को represent करती हैं इक्वेशंस। तो हम a1 ओवर a2 को b1 ओवर b2 के और c1 ओवर c2 के इक्वल लिख सकते हैं। ये कंडीशन होती है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की। सो दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस, तीनों रेशियोज इक्वल हैं, तो इसमें से आप टू एट ए टाइम आप लेकर दो इक्वेशंस फॉर्म करोगे। इफ टू वेरिएबल्स हैं, देखो यहाँ पर a और b दो की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक पेयर फॉर्म करना पड़ेगा a और b की वैल्यूज बनाने के लिए, निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ भी आप शफल करके ले सकते हो। आप इसको इसके इक्वल रख के एक इक्वेशन बना सकते हो, इसको इसके इक्वल रख के बना सकते हो, या इन दोनों के इक्वल रख के कोई भी आप दो पेयर लोगे साथ में। मैंने पहले इन दोनों को ले लिया, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है हमारी इक्वेशंस। तो फर्स्ट इक्वेशन कैपिटल आई को मान लेते हैं, या कैपिटल रोमन आई या रोमन 1 को। टेकिंग 1 एंड 2 वी गेट, इसको इसके इक्वल रखा तो 2 ओवर a माइनस बी इक्वल्स टू 3 ओवर a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 की मल्टीप्लाई a प्लस बी में एंड 3 की मल्टीप्लाई a माइनस बी में, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b और इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। a वाले टर्म्स एक तरफ ले जाते हैं और b वाले टर्म्स एक तरफ। देखो जब आपके पास ऐसी इक्वेशन बन रही हो जिसमें कांस्टेंट टर्म ना हो, तो बहुत इजी होता है उस केस में सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करना। तो कोशिश करो कि ऐसे केसेस में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करो, बिकॉज अभी आप खुद ही देख लोगे कितनी इजी हो जाएगी। a वाली वैल्यूज एक तरफ और b वाली वैल्यूज एक तरफ अगर हम ले जाएंगे तो 3a माइनस 2a a हो जाएगा और 3b उधर जाकर प्लस हो जाएगा 2b से, दैट विल बी 5b। तो a इक्वल्स टू 5b। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। फाइन, नाउ लेट्स मूव टू अनदर पेयर। इन दोनों को साथ ले लेते हैं इस बार, सेकंड एंड थर्ड को। सेकंड और थर्ड हमने साथ लिए तो 3 ओवर a प्लस बी इक्वल्स टू -7 ओवर -3 माइनस b माइनस 3a माइनस b प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 3 की मल्टीप्लाई -3a में होगी तो -9a होगा, 3 की मल्टीप्लाई -b में होगी तो -3b एंड 3 2s आर 6। सिमिलरली -7 की मल्टीप्लाई a प्लस b में होगी -7 इंटू a -7a -7 इंटू b -7b। इनको ट्रांसपोज किया, a और b को एक तरफ ले आए और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ छोड़ दिया। -9 प्लस 7 या -9 को इधर ले आए, -7 प्लस 9 2a होगा एंड -7b प्लस 3b -4b होगा। ये कैलकुलेशन आप कुछ भी कर सकते हो इधर उधर ले जाके, ठीक है। मैंने इस तरह से करी है, आपको लगता है ये सब इधर जाने चाहिए उधर जाने चाहिए, डजंट मैटर, सही होना चाहिए नेक्स्ट। सो मैंने ट्रांसपोज करके ये इक्वेशन बनाई और इस इक्वेशन में अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे किसकी, a की, फ्रॉम इक्वेशन 1। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a फ्रॉम फर्स्ट, a के प्लेस, ये 2 के प्लेस पर 2 आया और a के प्लेस पर 5b आ गया। -4b इक्वल्स टू 6, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 5 10 एंड 10b -4b इक्वल्स टू 6 हो गया। 10b -4b 6b होता है, 6b
6 उधर ट्रांसपोज होकर डिवाइड में चला जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी 1, 6 से 6 कैंसिल आउट होके 1 डिवाइड होकर, सो b की वैल्यू 1 आ गई। अब इस b की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे सो दैट हमें a की वैल्यू पता लग सके। तो a इक्वल्स टू 5b, b के प्लेस पर 1 सब्स्टिट्यूट किया तो a की वैल्यू आ गई 5। दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। यू हैव a की वैल्यू 5 एंड b की वैल्यू 1। ये तुम्हारे डिजायर्ड आंसर है। तो आप देख भी सकते हो, चेक करके देख सकते हो कि आप अगर यहाँ पर ए और बी की वैल्यूज ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ही होंगे। यहाँ पर 4b 4x हो जाएगा और यहाँ पर 6y हो जाएगा। तो देखो 2/4 1/2 के इक्वल होता है, 3/6 1/2 के इक्वल होता है ना। और यहाँ पर जब पुट करोगे 1 और 5 तो 3 + 5 8, 8 में से 2 माइनस करोगे तो 6 होगा, 6 होगा क्या होगा जो भी होगा। सॉल्व करके देख सकते हो आप, इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होंगे। ये ध्यान रखना प्लीज, अगर यहाँ पर इनफाइनाइट, जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन इनफाइनाइट से ही है, हो सकता है यहाँ पर मेंशन हो कि नो सॉल्यूशंस, सॉरी यूनिक सॉल्यूशंस है। अगर यूनिक सॉल्यूशंस दिए हुए हैं तो आपकी कंडीशन जो होती है वो a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होती है। तो यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू का साइन चलेगा साथ में। फाइन, ऐसे केस में हम ये बताते हैं कि जब यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन होगी उसमें हम ये नहीं बताते कि a की वैल्यू क्या होगी, उसमें हम ये बताते हैं कि a की वैल्यू क्या नहीं होगी। मीन्स अगर a इज नॉट इक्वल्स टू 6 आया तो उस केस में हम लिखेंगे कि एक्सेप्ट 6 बाकी सभी वैल्यूज के लिए ये दोनों इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन होंगे। उस केस में ऐसा लिखते हैं। क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा। एक आप करके ये नेक्स्ट वाला खुद करके देखोगे, इसमें नो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। नो सॉल्यूशंस में नो सॉल्यूशंस वाली कंडीशन लगाओगे। जब यूनिक सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें प्रोबेबली वो दो वेरिएबल्स नहीं देंगे। जैसे यहाँ पर ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए दी हुई है, उस केस में वो ए और बी की वैल्यूज नहीं देंगे। उस केस में वो सिर्फ ए की वेरिएबल आपको देंगे जिसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, बिकॉज उसमें आप दो इक्वेशंस नहीं बना पाओगे, बन ही नहीं सकती हैं। दो इक्वेशन कैसे बनेंगी, मान लो नो सॉल्यूशंस है, नो सॉल्यूशंस में a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, इससे एक इक्वेशन बन गई। बट a1/a2 is not equals to c1/c2 and a b1/b2 is also not equals to c1/c2, तो दूसरी इक्वेशंस तो बनेंगी ही नहीं बिकॉज वो इक्वल ही नहीं है। दैट्स व्हाई उस केस में आपको सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वो देंगे। नो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने पहले ही बोल दिया था कि फॉर्मूलाज डेरिवेशन के क्वेश्चंस कभी भी बोर्ड्स में नहीं आते हैं। फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। थ्योरम्स आती हैं तो थ्योरम्स आपको करनी है। थ्योरम्स में भी स्पेसिफिक थ्योरम्स हैं, ऐसा नहीं है कोई भी थ्योरम उठाकर दे दिया आपकी। वो थ्योरम्स मैंने आपको बताई भी थी और जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे मैं बताता जाऊंगा। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन फालतू के डेरिवेशंस एंड ऑल। वेदर योर टीचर जो भी कहे वो कहने दो। प्री बोर्ड में वो कुछ भी दे सकते हैं, आई अग्री, बट प्री बोर्ड के मार्क्स आपके बोर्ड्स में नहीं जाने हैं। प्रैक्टिस के लिए आप, जब आपकी सारी बुक्स हो जाए, जब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, जब आपके सारे असाइनमेंट्स सारे टेस्ट हो जाए, देन यू कैन डू दैट। देन प्रैक्टिस के लिए कि हाँ डेराइव करने के लिए बैठ जाओ, दैट विल बी जस्ट एन एक्टिविटी। उसका कोई आपके कोर्स से लेना देना नहीं है। डेरिवेशन फॉर्मूलाज की कभी नहीं आती है, चाहे वो कोई भी हो, कोई सा भी फॉर्मूला क्यों ना हो, वो एपी का भी हो या क्वाड्रेटिक का हो, किसी का भी हो, नो डेरिवेशन। ठीक है, फॉर्मूलाज डेराइव करने के लिए नहीं आते। सो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको दिख रहा होगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये मोस्टली। अगर वन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आएगी तो वो 3 मार्क्स का होगा, एंड अगर 2 वेरिएबल्स वाला है तो, और मोस्टली 2 वेरिएबल्स वाला भी ऐसा क्वेश्चन आता है, उसका भी एक ही फॉर्मेट है, अल्फा एंड बीटा दिए होंगे। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा डज दिस इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। यहाँ पर अल्फा बीटा लिखा होगा, कुछ ऐसी इक्वेशंस दी होंगी, प्रोसेस यही होगा, आपका मेथड यही होगा, स्टेप्स यही होंगे, आप इन्हीं से सॉल्व करोगे और आपकी अल्फा बीटा की वैल्यूज आ जाएंगी।
अल्फा बीटा भी वेरिएबल्स ही होते हैं। ओके आराम, नो प्रॉब्लम। लेट्स, इसमें किसी को डाउट है प्लीज पूछो, अगर कुछ भी है क्लियर है तो टाइप क्लियर और यस और व्हाटएवर, प्लीज अग्री। ओके आराम, तुम किसी दूसरे डिवाइस से लॉग इन हो, दैट्स फाइन, बट बताओ कि कौन से वाले आइकन पे तुम हो, बिकॉज आई कैन नॉट अलाउ टू आराम जैन्स इन वन क्लास। तो बताओ कौन से वाले को मैं रिमूव करूं, which one shall I remove? फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी से बोलो। इधर आप खुद रिमूव हो जाओ उस डिवाइस से, अदरवाइज मुझे फिर रिमूव करना पड़ेगा। ओके मैं खुद ही कर रहा हूँ। साइंस के टेस्ट के लिंक गूगल क्लासरूम पर भेजोगे? हाँ उमंग, वहीं पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। वो 6 o'clock ही नहीं, आपका 7 o'clock अपीयर होगा लिंक। 7 o'clock के बाद में तुम देखना, वहां पर वो क्लास वर्क में आ जाएगा लिंक, असाइनमेंट टाइप आ जाएगा, तो उस पर क्लिक करोगे, देन उसको विद इन एन आवर तुमको सबमिट कराना है। फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद करोगे, सेकंड पार्ट उस क्वेश्चन का आप खुद कर लोगे। एंड हम मूव करते हैं अब वर्ड प्रॉब्लम्स पे। इस क्वेश्चन के बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप खुद कर सकते हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने दो ही क्वेश्चन दिए हैं, उसमें बोला है कि आपको ऑल थ्री मेथड्स से, यानी सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीनों से आपको उसे सॉल्व करना है। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, आई थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, पूछोगे तभी जब आप करोगे, आप घर पे करते नहीं हो, ये तो मुझे भी पता है। जो मैंने स्किप करा है क्वेश्चंस, जो भी करने के लिए बोले हैं, मुझे नहीं लगता किसी ने करे होंगे, एक दो स्टूडेंट्स को छोड़ के। सो अगर टेस्ट में वो क्वेश्चंस मैंने दिए और आपने नहीं करे, ध्यान रखना कि उन क्वेश्चंस को मैं दोबारा बताऊंगा नहीं किसी भी हालत में। फाइन, अगर आप टेस्ट के वक्त ये पूछने बैठोगे ना, सर ये तो आपने कराया नहीं था और हम करना भूल गए और ये तो हमें आता नहीं है, आई हेट दीज वर्ड्स, ये तो हमें आता नहीं है या ये हमने नहीं करा था, प्लीज ऐसे वर्ड्स मत यूज करना इफ यू वांट कि हमारे बीच में अच्छे टर्म्स रहें। एनीवेज जस्ट जोक, बट ट्राई करो कि सारे जो भी आप स्किप कर रहे हो क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स, स्पेशली मैंने बोला था एग्जांपल्स करके देख लो। एग्जांपल्स अगर किसी ने करे होते तो, आई डोंट थिंक किसी ने करे, अगर करे होते तो एक दो क्वेश्चंस पूछते। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला तो इस चैप्टर में था, वो तो करना ही था आपको, और वो आपने पूछा नहीं किसी ने भी, और मुझे नहीं लगता कि सभी ने वो सही किया होगा। दैट शोज कि आप एग्जांपल्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ कि आप प्लीज एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एवरी टॉपिक, एवरी थ्योरम बिल्कुल थॉरोली, मतलब तीन तीन चार चार बार कर लो, सो डैट कि आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाए। आपका एग्जाम जो भी होगा, बोर्ड्स का जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा, वो इन्हीं पर बेस्ड आएगा। अगेन एंड अगेन बोले जा रहा हूँ, और इस चीज को आप प्लीज सीरियसली लेना। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं करी और बाकी बुक्स में लग गए, तो इस चीज की गारंटी मैं दे सकता हूँ कि आपके मार्क्स 90 को तो क्रॉस करेंगे ही नहीं, आप 90 बिलो ही रहोगे, गारंटी मैं दे सकता हूँ इस चीज की। अगर आपने एनसीईआरटी को छोड़ के, या फिर एनसीईआरटी बस एक बार करी और उसके बाद दूसरी बुक्स में लग गए, तो गारंटीड आपके मार्क्स नहीं आएंगे, चाहे आप आर डी शर्मा बिल्कुल अपने आप ही क्यों ना करना सीख लो, तब भी मैं गारंटी दे सकता हूँ आपके 90 अबव मार्क्स नहीं आएंगे। सो
कॉन्सेंट्रेट और एनसीईआरटी, बाकी बुक्स बाद में करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, ये अगेन वही टैक्सी चार्जेस जैसा। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस आर बेस्ड ऑन, उसी हॉस्टल में आप स्टूडेंट्स कुछ रहते हैं और उनको किस तरह से चार्ज देने होते हैं। एक तो हॉस्टल के जो रेंट के चार्जेस, मतलब रूम के चार्जेस हैं, आपको वो देने हैं जो मंथली हैं, वो फिक्स है, वो आपको देने ही देने हैं। और बाकी के जो चार्जेस हैं वो पर डे आपके फूड डिपेंड करेंगे कि आपने कितने दिन वहां पर खाना खाया है, मेस में खाना लिया है। तो जो फूड के आपके चार्जेस हैं वो ऑब्वियसली वेरिएबल होंगे कि अगर आपने 20 डेज लिया है फूड तो 20 डेज के पैसे लगेंगे, और अगर 10 डेज लिया तो 10 डेज के लगेंगे। बट जो आपका रेंट है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, वो फिक्स है। तो यहाँ पर भी वही फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर डे, उस हिसाब से आपका टोटल हॉस्टल चार्जेस का बिल कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर दो टाइप के चार्जेस हैं, उसको कंसीडर कर लेते हैं। लेट फिक्स चार्जेस या रेंट जो है वो ₹X है, और चार्जेस फॉर फूड पर डे, एवरी डे आपको ₹Y देने पड़ते हैं, एक दिन के ₹Y है। अब क्वेश्चन में बोला है कि एक स्टूडेंट ए जिसने कितने दिन फूड लिया मैथ से 20 डेज फूड लिया, तो उसको 1000 मंथली देने पड़े टोटल हॉस्टल चार्जेस। मींस फिक्स चार्जेस दिए उसने ₹X, ये तो फिक्स थे, और साथ में चार्जेस दिए 20 डेज के फूड के। एक दिन का फूड ₹Y का था, तो 20 डेज का फूड कितने का होगा? 20 Y का। इट विल कॉस्ट हिम 20 Y। सो टोटल चार्जेस, फिक्स चार्जेस मींस ₹X प्लस 20 डेज फूड के चार्जेस, दैट इज 20 Y, और दोनों कैलकुलेट होके, दोनों का सम करके जो उसको टोटल पे करना पड़ा, दैट वाज ₹1000। फाइन, ये फिक्स चार्जेस, ये फूड के चार्जेस, दोनों मिला के टोटल चार्जेस ऑफ हॉस्टल फॉर 1 मंथ। नाउ लेट्स मूव टू अनदर सिचुएशन जिसमें स्टूडेंट बी ने 26 डेज फूड लिया और पे करे ₹1180। अगेन फिक्स चार्जेस इसने दिए होंगे विच इज X, एंड चार्जेस फॉर फूड फॉर 26 डेज। 26 डेज के लिए फूड के चार्जेस, एक डे का फूड ₹Y का था, तो 26 डेज के फूड के चार्जेस होंगे 26Y। दैट मींस X plus 26Y equals to 1180। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस, इनको किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। मैं किससे कर देता हूँ इसको, किससे कर सकते हैं इसको, बेटर किससे रहेगा बताओ? which method will be suitable for this question? देखो इसके क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है by using any method, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि आपको किसी स्पेसिफिक मेथड से करना है। एलिमिनेशन, करेक्ट। एलिमिनेशन किस लिए? क्योंकि इसके ऑलरेडी वेरिएबल्स के कोफिशिएंट इक्वल है, x के कोफिशिएंट इक्वल है, तो एलिमिनेशन मेथड विल बी इजियर। एलिमिनेशन मेथड यूज किया, सब्ट्रैक्ट करते हैं इस इक्वेशन में से, इसको देख लिया करो कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो आपका थोड़ा सा नेगेटिव पॉजिटिव का वो बच जाएगा माइनस करने का कैलकुलेशन। सो सेकंड में से फर्स्ट को कर सकते हैं या फर्स्ट को सेकंड में से कर सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। फर्स्ट को सेकंड में से किया मींस x plus 26y में से x plus 20y को सब्ट्रैक्ट किया, एंड 1180 में से 1000 को सब्ट्रैक्ट किया। ब्रैकेट्स ओपन करें, x plus 26y minus x minus 20y equals to 1180 minus 1000। ध्यान रखना जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये ब्रैकेट्स को जरूर यूज कर लेना, अदरवाइज मिस्टेक हो जाती है। आप यहाँ माइनस लगा दोगे और इसकी मल्टीप्लाई नहीं करोगे, कॉमन सी मिस्टेक है, इट हैपेंस। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, x से x कैंसिल आउट हो गया, 26 minus 20y दैट इज 6y equals to 180, एंड y की वैल्यू आ गई ₹30। Now we will substitute this value in equation 1 और equation 2। equation 1 में substitute कर लेते हैं, x के प्लेस पर x आएगा, 20 के प्लेस पर 20 और y के प्लेस पर 30। That gives us x plus 600y 600 सॉरी equals to 1000। 600 ट्रांसपोज होकर उधर गया, नेगेटिव हो जाएगा, तो 1000 minus 600 that gives us 400। x equals to 400। So फिक्स चार्जेस तो ₹30 हुए, एंड जो चार्जेस, सॉरी फिक्स चार्जेस ₹400 और चार्जेस फॉर फूड फॉर पर डे ₹30, ये हमारे चार्जेस हैं। उसने और कुछ तो पूछा नहीं है, दैट्स इट। इजी क्वेश्चन था,
ऐसे क्वेश्चंस मैं फिर बोल रहा हूँ ये बार बार रिपीट होंगे, फिक्स चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस वाले। टैक्सी वाला आपने करा था पहले भी, अभी 4th चैप्टर में फिर से आएगा, फिर ये उसमें भी आएगा आई थिंक एपी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A fraction becomes, easy question है, कई बार कर चुके हैं। A fraction becomes what 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। फ्रैक्शन कंसीडर किया x/y, जिसमें x और y क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। ये नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि पॉजिटिव इंटीजर क्या है। वैसे रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो पॉजिटिव ही होगा। x/y ले लिया, जिसमें x इज न्यूमरेटर एंड y इज डिनोमिनेटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला कि अगर हम न्यूमरेटर में से, ओनली न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो दिस फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। यहाँ पर मैंने पहले बताया था, अब फिर से बता रहा हूँ कि जब हम, कई बार ऐसा लिखा आ जाता है कि, ड्रॉ करके बताता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखना इसका। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो सकता है कि व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड, when one या कुछ भी subtracted is subtracted from any one numerator या denominator, कुछ भी subtract हो रहा है या ऐड हो रहा है numerator denominator या दोनों में ही, subtracted from both, दोनों के लिए लेता हूँ, from numerator and denominator, तो fraction reduced to कुछ भी वैल्यू 3/2। और इसी में दूसरी इक्वेशन, दूसरी सिचुएशन आ सकती है, फ्रैक्शन reduced by 3। Fine, so you have to look out these two words, to and by। If क्वेश्चन में लिखा है reduced to 3/2, that means कि आंसर 3/2 आ रहा है। हमने x में से 1 माइनस करा और y में से भी 1 माइनस करा अकॉर्डिंग टू दिस वन, तो फ्रैक्शन रिड्यूस्ड टू 3/2 मींस फ्रैक्शन की वैल्यू 3/2 हो गई। और अगर ये लिखा है रिड्यूस्ड बाय 1 तो उस केस में x - 1 ओवर y - 1 इक्वल्स टू कि फ्रैक्शन रिड्यूस्ड बाय 3/2 मींस जो पहले था फ्रैक्शन उसमें से रिड्यूस हो गया कितना, 3/2। तो ये टू एंड बाय में डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना। रिड्यूस्ड टू है तो वो रिजल्ट है, रिड्यूस्ड बाय है तो उतना कम है। रिड्यूस्ड बाय या प्रोड्यूस्ड बाय, इंक्रीज्ड बाय, कुछ भी लिखा हो सकता है यहाँ पर। ये तो रिड्यूस्ड टू है या बिकेम 3/2 ये लिखा हो सकता है रिजल्ट के मामले में। बट व्हेन दिस सिचुएशन अराइजेस तो यहाँ पर रिड्यूस्ड टू, रिड्यूस्ड टू और इंक्रीज्ड बाय कुछ भी लिखा हो सकता है। तो उस केस में आप जो आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन है उसमें से वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट या ऐड करोगे। फाइन, ये बाय और टू का ध्यान रखना। वैसे मोस्टली टू ही आता है बट ये भी आ सकता है, रेयर चांसेस है बट चांसेस है, तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। एनीवेज इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है ऐसा, बट पहले हम कर चुके हैं इसलिए मुझे आज याद आ गया कि ये मैं आपको बता दूं। सो यहाँ पर तो ये फर्स्ट सिचुएशन थी जिसमें x - 1 न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो फ्रैक्शन बिकेम 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3x - 1, 3x - 3 इक्वल्स टू y। इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ y इक्वल्स टू 3x - 3, क्योंकि छोटी सी इक्वेशन है और सब्स्टिट्यूशन में काम आ सकती है ना। इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ वैल्यू को, छोटी सी वैल्यू है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यहाँ पर काम कर जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू अनदर सिचुएशन जिसमें उन्होंने बोला 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। इस बार उन्होंने x ओवर y में y के अंदर मींस डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया एंड दैट गिव्स अस द रिजल्ट 1/4। इट बिकम्स 1/4। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4x इक्वल्स टू y प्लस 8, ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन की y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट किया 4x तो एज इट इज रहा, y के प्लेस पर 3x - 3 आ गया एंड प्लस 8, 4x - 3x x हो गया
और 8 माइनस 3 5 हो गया, है ना। तो देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन भी एक अच्छा मेथड रहा, ऐसा नहीं है कि हर बार ही एलिमिनेशन यूज करना है। अगर आपको लगता है कि किसी और मेथड से, मान लो यहाँ पर ऐसा आ जाता a इक्वल्स टू 5 b जैसे वो आया था, तो उस केस में सब्स्टिट्यूशन इज बेटर ऑप्शन देन एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो x इक्वल्स टू 5 आ गया, इस वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया इनमें से किसी भी इक्वेशन में, इसमें करेंगे हम y की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो y इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स, एक्स के प्लेस पर 5 आ गया एंड माइनस 3 एज इट इज, तो y इक्वल्स टू 15 माइनस 3 दैट इज 12। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 5/12। दैट्स आवर फाइनल आंसर। इजी क्वेश्चन था, कम ही स्टेप का था, प्रॉपरली स्टेप वाइज भी किया तो भी छोटा सा क्वेश्चन है। इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आएगा भी तो 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में। मैं तो कभी नहीं दूंगा, अगर दूंगा मैं तुम्हें फ्रैक्शन वाले तो थोड़ा सा अच्छा सा दूंगा, जो थोड़ा सा मुश्किल, मतलब ट्रिकी हो, नॉट मुश्किल। रिड्यूस्ड वाला अब तो हो गया, मैं तब क्या बता रहे हैं। रिड्यूस्ड 2 लिखा है तो रिजल्ट आ रहा है, और रिड्यूस्ड बाय लिखा है तो ओरिजिनल वैल्यू से उतना कम आ रहा है। 5 रिड्यूस्ड टू 4, अगर 5 रिड्यूस्ड टू 4 लिखा है तो 5 इक्वल्स टू 4 हो गया, मतलब 5 में से कुछ अगर माइनस करके रिड्यूस टू 4 लिखा है, दैट मींस 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4। और अगर ये लिखा है 5 x reduced by 5, if we subtract 5 from x, it reduced by 1। क्या, हाँ यही, हाँ हाँ बच्चे, हाँ क्या बता रहा था, हाँ अगर क्वेश्चन में लिखा है if we subtract 5 from x it reduced by 4, that means x में से अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं that becomes x minus 4, कुछ ऐसा। reduced to और reduced by में ये डिफरेंस होता है, जब मैं लिख के बता रहा होता हूँ तब पूछ लिया करो, दोबारा लिखने में प्रॉब्लम होती है मुझे, उसको अगेन एक्टिवेट करना पड़ता है, अलग से पूछ लेना बाद में, ठीक है। ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक आज का लास्ट क्वेश्चन 50 मार्क्स वाला। यस, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें खास बट इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने बोला है कि यश को 40 मार्क्स मिले किसी टेस्ट में, एंड मार्क्स किस तरह से कंपोज हुए थे कि ईच करेक्ट आंसर का तो उसको मिला कितने मार्क्स, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स है, हाँ 40 मार्क्स मिले, जिसमें ईच करेक्ट आंसर के 3 मार्क्स मिले उसको, एंड इनकरेक्ट आंसर के 1 मार्क उसके रिड्यूस हुए। रिड्यूस हुए मतलब कम हो गए, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो हमने कंसीडर, उसमें हमें बताने की कितने टेस्ट में क्वेश्चन कितने थे, तो हमने कंसीडर कर लिया करेक्ट आंसर x थे और उसके रॉन्ग आंसर जो थे वो y थे। अब फर्स्ट सिचुएशन में उसको करेक्ट आंसर के 3 मार्क्स मिल रहे थे, एक आंसर का 3 मार्क था, 3 मार्क्स थे, तो x आंसर्स के कितने मार्क्स होंगे, x into 3 ऑब्वियसली। फर्स्ट केस में मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स आर 3x, एक आंसर का 3 मार्क है तो x आंसर्स के 3x मार्क्स हो गए, और इनकरेक्ट आंसर के -1 रिड्यूस हो रहे हैं तो -1 मार्क्स, एक आंसर का -1 तो y आंसर्स के कितने हो गए, -1। y क्या है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, एक इनकरेक्ट आंसर का -1 मार्क है तो y आंसर्स के, y इनकरेक्ट आंसर्स के कितने मार्क्स हो जाएंगे टोटल, -y। और ये दोनों मिलाकर उसको कितने मार्क्स अवार्ड किए गए, 40 मार्क्स। करेक्ट प्लस इनकरेक्ट सभी मिला के उसको 40 मार्क्स मिले, दैट मीन्स 3x माइनस y, या ये तो मार्क्स हैं जो उसको सही करेक्ट सही आंसर्स के मिले, ये वो मार्क्स हैं जो उसके गलत आंसर्स के हैं, माइनस में, नेगेटिव में, और दोनों मिलाकर उसके 40 मार्क्स हुए, दैट मींस 3x माइनस y इक्वल्स टू 40। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन में उन्होंने बोला कि अगर इसको इधर ले गए सब्स्टिट्यूशन के लिए, सेकंड सिचुएशन में केस 2 में उन्होंने बोला कि अगर करेक्ट आंसर के उसको 4 मार्क्स मिलते और इनकरेक्ट आंसर्स के 2 मार्क्स डिडक्ट होते, तो इस केस में इस बार 4x आंसर्स, 4x तो मार्क्स हो गए उसके करेक्ट आंसर्स के,
एक आंसर 4 मार्क्स का था, तो x आंसर्स कितने मार्क्स के हो गए? 4x मार्क्स के। और एक इनकरेक्ट आंसर -2 मार्क्स का है, तो y आंसर्स उसके इनकरेक्ट आंसर्स कितने मार्क के हो गए? -2y के। और ये दोनों मिलाकर इस बार उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 50 मार्क्स। करेक्ट आंसर्स के मार्क्स प्लस इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स इक्वल्स टू 50। 4x - 2y इक्वल्स टू 50। पूरी इक्वेशन को हम चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं 2 से, जिससे कि ये छोटी हो जाए इक्वेशन। 2 से डिवाइड किया तो 2x - y इक्वल्स टू 25। अब इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। On substituting value of y from equation 1 into 2x के प्लेस पर 2x, माइनस के प्लेस पर माइनस, y के प्लेस पर 3x - 40 इक्वल्स टू 25। इनको ओपन अप किया, 2x - 3x + 40 इक्वल्स टू 25। 2x - 3x -x होता है और 25 - 40 -15, तो x की वैल्यू आ गई 15। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, सो दैट y की वैल्यू कैलकुलेट कर सके। y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 3 × 15 - 40, x के प्लेस पर 15 प्लेस किया, एंड 45 - 40 दैट गिव्स अस 5। तो करेक्ट आंसर तो उसके थे कितने? 15 एंड इनकरेक्ट आंसर कितने हुए? 5। समझ आ गया सबको? क्या ये आंसर सही है हमारा? कोई कुछ कहना चाहेगा? क्या ये आंसर करेक्ट है? किसी की कोई टिप्पणी, कुछ भी? कोई भी कमेंट ओवर दिस आंसर, दिस सॉल्यूशन, कुछ भी प्लीज टेल मी। क्लियर? क्या ये आंसर सही है हमारा? लेट मी रिफ्रेज माय क्वेश्चन। क्या ये कंप्लीट आंसर है? क्या यह कंप्लीट आंसर है? नो, एग्जैक्टली। यस, क्वेश्चन में उन्होंने ये नहीं पूछा कि कितने करेक्ट और कितने इनकरेक्ट। क्वेश्चन में पूछा है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस टेस्ट में कितने थे। यस, सो वी हैव टू ऐड देम, देन दैट विल बी आवर कंप्लीट सॉल्यूशन। यहाँ पर अगर छोड़ दिया तो आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा सॉल्यूशन में से। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। यहाँ पर एज्यूम करके चल रहे हैं, वैसे एज्यूम करने की जरूरत नहीं है कि उसने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, नहीं करे होते तो उसके नेगेटिव मार्किंग होता। फाइन, सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुए x + y दैट गिव्स अस 20। तो फाइनल आंसर इज 20, नॉट 15 और 5। ये हमारे आंसर्स नहीं है, आंसर्स है हमारा, आंसर है हमारा 20। फाइन, तो ये था हमारा नेगेटिव मार्किंग और पॉजिटिव मार्किंग वाला क्वेश्चन। यस, टोटल क्वेश्चंस पूछे हैं, टोटल क्वेश्चंस 20 हो गए ऑलरेडी डन। फाइन, सो इतने ही क्वेश्चंस आज कराने थे मुझे, इससे ज्यादा नहीं कराऊंगा। इसमें जो क्वेश्चन स्किप करें प्लीज